मजबूत आइडेंटिटी सिस्टम को कोई अपने लाभ के लिए इस तरीके से मॉडिफाई कर रहा है, यूज़ कर रहा है, इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और एज पुलिस ऑफिसर्स इसमें हमारा क्या रोल होना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें काफ़ी विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। जैसे कि जब मैंने आधार के केस पे काम किया और जब मैंने इन्हें अक्यूज़ को पकड़ा, तो मैं बहुत शॉर्ट में जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगी कि इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि अगर मुझे या तुम्हें जेन्युइन आदमी को अपना आधार में अगर चेंज कराना है, डीओपी चेंज कराना है, तो हमें रिकग्नाइज्ड आधार सेंटर पे जाना होगा, वहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन देना होगा, एक डॉक्यूमेंट एविडेंस देना होगा जिसके आधार पे आपके आधार में चेंजेस होंगे और तभी आप चेंज करा सकते हो। पर ये तो देश में आप तमिलनाडु में बैठा आदमी भी इनसे चेंज करा रहा था, तो वो कैसे कर पा रहा था? तो इन्होंने एक फेक आधार की वेबसाइट क्रिएट करी थी और उसके एक आदमी जो हमने पकड़ा था, उसके अंदर 200 रिटेलर, मतलब उसके अंदर 200 लड़के काम कर रहे थे जिनके पास उस वेबसाइट का एक्सेस था। वो देश भर में फैले हुए थे। वो घर घर जाके जिसको भी चेंज कराना है, ये मतलब एकदम डोर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे ये। और पंचम सिंह के केस में भी ऐसे ही हुआ था। तो ये लोग घर पे जाते हैं, वहाँ पे फिंगरप्रिंट लेते हैं, आपको जो जो चेंजेस कराने हैं वो लेंगे। यहाँ पे जो आदमी बैठा हुआ है, जो इनका बॉस है, उसके पास ऐसा मॉडिफाइड स्कैनिंग डिवाइस है जो उस इमेज को, फिंगरप्रिंट की इमेज को ऐसे रीड करेगा एज इफ मैंने पर्सनली किसी आधार सेंटर को विजिट किया है। वहाँ पे ये हो गया। अब मेरे पास डेटा आ गया, मतलब जो पहली रिक्वायरमेंट थी कि मैं आधार सेंटर पे जाऊँ, वो आपने आराम से आपकी सॉल्व हो गई, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। पंचम सिंह ने अपना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया नहीं था, इन लोगों ने उसको क्रिएट किया। भीलवाड़ा का उसका एक बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया पूरा फर्जी, उसके लिए लोग कोडिंग करते थे। फिर उसके बाद इन लोगों ने, अब ये तो हो गया कि हमें ये चीज़ें मिल गई, जिसको चेंज कराना है एप्लीकेंट की डिटेल्स। अब मैं ओरिजिनल आधार डेटाबेस की एक्सेस भी तो चाहिए, वो तो आधार ऑपरेटर ही करेगा। तो आधार ऑपरेटर के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब अगर कोई भी जो आधार ऑपरेटर होता है उसको उसका एक मतलब एक मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बट यूआईडीएआई ने काफ़ी सारे सेफगार्ड्स बनाए हैं उसके अंदर। उन्होंने, दे वर सो स्मार्ट कि उन्होंने हर उस सेफगार्ड को बाईपास किया था। हर सेफगार्ड को ये लोग बाईपास करके इसके अंदर मनचाहे चेंजेस कर रहे थे। जो पॉइंट मैं रेस करना चाहती हूँ, जो तुमने कहा पुलिस ऑफिशियल से इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो जब मैंने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैम इसके बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स एक्टिव हैं, आप खुद खोल के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। जब मैंने खोल के देखा तो बहुत सारे इस तरह के चीज़ें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। जैसे हम लोग, अगर हम किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर देखें तो हमें टाउट्स टाइप लोग दिखते हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो आप जैसा चाहें वैसा काम करा देंगे, पर वो फर्जी काम कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है। तो हमारा ये दायित्व है सभी डिपार्टमेंट्स का, सभी एजेंसीज़ का, कि हम लोग ऐसे लोगों को लेके विजिलेंट रहें। हमें एक केस भी अगर ऐसा ध्यान में आता है, मतलब हमें पंचम सिंह का केस ध्यान में आया, हमने उसे विद ऑल सीरियसनेस उसको परस्यू किया और इतना अच्छा गैंग बस्ट किया। तो हम लोगों को प्रत्येक केस को उतनी ही सीरियसनेस के साथ परस्यू करना है कि बिकॉज एक भी गवर्नमेंट के डेटाबेस में चेंज होना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, स्पेशली इन आधार, क्योंकि आधार में फिर उसके सिक्योरिटी रैमिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो द ओनली मैसेज टू पुलिस एजेंसीज इन दिस इज़ कि आप विजिलेंट रहिए, आप साइबर जितने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे एक्टिव रहिए। जो भी न्यूज़ में इस तरह की चीज़ें आती हैं, अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कि लखनऊ में भी एक पासपोर्ट सेवा केंद्र और आधार सेवा केंद्र पे कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा था, उसको पढ़िए। उन केस स्टडीज़ से हम कैसे सीख सकते हैं, क्या हमारे ज़िले में वो हो रहा है कि नहीं। तो दिस इज़ ऑल म्यूचुअल लर्निंग, और हमें ये मान के चलना चाहिए कि अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट में, किसी और राज्य में अगर हो रहा है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे राज्य में भी वो हो सकता है, एंड वी शुड स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। मैम, ऐसे बड़े स्कैम्स में कभी एक ऐसा मोमेंट होता है जो एक क्राइम थ्रिलर फिल्म की तरह लगता है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कोई मोमेंट आपके सामने आया हो जब आपको ऐसी फील आई हो? मैं बताना चाहूँगी। एक तो ये त्रिलोक वाला ही केस, जब मैंने एक आदमी के 2 मृत्यु प्रमाण पत्र देखे और जो आदमी जून में मर चुका है, स्पेशली जब उसकी मैंने ईसीजी रिपोर्ट देखी तो मुझे लगा कि ये मतलब ये कैसे हो रहा है, किसी मरे हुए आदमी की ईसीजी रिपोर्ट कैसे आ गई। तो वो मेरे को थोड़ा अटपटा लगा था। और दूसरा, जो अभी हम लोगों ने मतलब इन लास्ट 10 डेज़ कुछ वर्कआउट्स किए हैं,
और जो इस पूरे इंश्योरेंस फ्रॉड का सबसे आप कह सकते हैं घिनौना जो रूप है वो निकल के आया, वो ये था कि हम लोगों ने फरवरी 2025 में हम लोगों ने जनवरी में काम करना शुरू किया, तो फरवरी में एक व्यक्ति था शाहरुख, उसको हमने इसमें जेल भेजा था और शाहरुख के पास से ये सब डॉक्यूमेंट्स मिले थे। तो हमारे पास बहुत सारा डेटा इन अभियुक्तों के मोबाइल फ़ोन से और सिस्टम से मिला था और उसको हम स्टडी कर रहे हैं। इतना डेटा है तो इट टेक्स टाइम। तो शाहरुख के डेटा में हमें एक अजीब सी चीज़ लगी कि उसकी एक लड़के कमल से बातचीत चल रही थी किसी अमन नाम के लड़के के क्लेम को लेके कि अमन का क्लेम कराना है, 1 करोड़ का क्लेम नहीं आया। जब उस चैट को हमने और स्टडी किया तो अमन के नाम की हमें 7 पॉलिसीज़ मिली। 7 पॉलिसीज़ का वर्थ था 2 करोड़ 70 लाख रुपीज़। कोई भी आदमी अपनी 1 पॉलिसी कराएगा, 2 कराएगा, 3 कराएगा, 7 क्यों कराएगा? तो 7 पॉलिसी हुई थी। सारी की सारी पॉलिसी जुलाई टू सितंबर 23 के बीच में ही हुई थी, मतलब इतने कम पीरियड में हुई। फिर और चैट्स को पढ़ा तो उसमें FIR थी अमरोहा के रहरा थाने की, जिसमें ये लिखा हुआ था कि अमन की डेथ एक्सीडेंट में हो गई है। और उसमें FR रिपोर्ट भी ऊपर थी कि उसमें पुलिस ने उसमें FIR ऐसे हुई थी कि अज्ञात वाहन के टक्कर मारने की वजह से अमन की डेथ हो गई है और अज्ञात वाहन तस्दीक नहीं हुआ। पुलिस ने CCTV वगैरह खंगाले होंगे, मेहनत किया होगा, बट नहीं पता चल पाया, तो उसमें FR लग गई थी। तो क्योंकि मैं इंश्योरेंस फ्रॉड पे इतने टाइम से काम कर रही थी और मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया था, तो मुझे लगा कि ये दिस हैज़ मोर टू इट। पहली बात तो कोई आदमी अपनी इतनी पॉलिसी कराएगा नहीं। उस आदमी की पॉलिसी कराने के तुरंत बाद अचानक से एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाना। तो हम लोगों ने फिर DIG सर को पत्राचार किया कप्तान साहब के माध्यम से कि इसमें अग्रिम विवेचना के आप आदेश दीजिए। और सर ने फिर हमारे जनपद को ये स्थानांतरित करी। और फिर हमने जब इसकी सारी डिटेल्स देखी तो वी वर शॉक्ड। उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर अमन के सिर्फ हेड इंजरीज थी, पूरे शरीर पे एक खरोच तक नहीं थी, सर पे स्कल पे वुंड्स थे। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी आदमी का एक्सीडेंट हो और उसकी पूरी बॉडी पे एक खरोच तक ना आए? फिर हम लोगों को जो वादी था उसके अंदर, और हम लोगों ने जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पंच थे, इन जो आदमी की मौजूदगी हमें लगातार दिख रही है, और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में ही बहुत सारे लोग गवाह बनते हैं और बहुत सारे लोगों के मोबाइल नंबर इधर उधर पड़े होते हैं। उन सब डॉट्स को जब हमने लिंक किया तो हमें 2 सस्पेक्ट्स लगे कि इन 2 सस्पेक्ट से अगर पूछा जाए तो शायद इसके बारे में हमें पता चल जाएगा कि इसकी एक्चुअली में हत्या हुई है, तो हत्या की किसने है और कैसे की है। और जब उन दोनों को बुला के हम लोगों ने कन्फ्रंट किया और उनसे सारी बातें पूछी तो दे एक्सेप्टेड मर्डरिंग अमन। और उन्होंने ये बताया कि उन्होंने पॉलिसी के लालच में, पहले अमन नाम का जो व्यक्ति था वो इन्हीं की सगी मौसी की लड़की का लड़का था। मौसी मौसाजी की डेथ हो चुकी है, लड़की की डेथ हो चुकी है, तो ये अमन अनाथ टाइप का बच्चा था और इन्हीं पे सबसे ज़्यादा विश्वास करता था। 20 साल के लड़के, 25 साल के लड़कों में क्या होता है कि क्लेम ज़्यादा मिलता है और प्रीमियम की वैल्यू बहुत कम होती है। और अगर आप ऐसे लड़के को मार रहे हैं जिसको आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे टर्मिनली इल लोगों की पॉलिसी कराना या जो ऑलरेडी मर चुके हैं उनकी पॉलिसी कराना। अब एक फिट यंग लड़के को टारगेट करके उसके नाम की मल्टीपल पॉलिसीज़ कराना, फिर ब्रूटली उसे कहीं ले जाके हथौड़े से उसका सर फोड़ देना। उन्होंने उसका मर्डर किया, खुद ही ने फिर वादी मुकदमा बन के एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत कराया और बाद में क्लेम के लिए अप्लाई करके, और वो नॉमिनी उन्होंने अमन की जो सौतेली माँ थी, अनपढ़ महिला थी, उसको बनाया था। पर उसके खातों पे पहले की ही तरह खातों पे पूरी तरीके से इनका कंट्रोल था। 20 लाख रुपए इनको अभी तक मिल चुके थे। 2 करोड़ 70 लाख की इन्होंने कुल पॉलिसी कराई थी। मुझे ऐसा लगा कि कोई आदमी पहली बार में इतना भयावह कृत्य नहीं कर सकता। हम लोगों ने और पूछा और इन्वेस्टिगेट किया। दे एक्सेप्टेड अनदर मर्डर, द सेम गैंग। इन्होंने एक सलीम नाम के लड़के को भी सेम स्पॉट पे रहरा थाना में इसी तरीके से मारा था। सलीम के मर्डर के बाद टोटल क्लेम्स में इन्हें 78 लाख मिल गए थे। सेम तरीका, हथौड़े से सर फोड़ना, फिर उसके ऊपर गाड़ी निकालना। इस चीज़ ने मुझे मतलब एकदम जैसे कहते हैं शेक कर दिया था। और टाटा AIG इंश्योरेंस कंपनी, जैसे हम सारी इंश्योरेंस कंपनी से डेटा लेते रहते हैं, तो टाटा AIG ने भी मेरे को ये बोला था, उन्होंने 1-2 केस बताए थे मेरे क्षेत्र के कि मैम हमें ये सस्पिशियस लगते हैं,
आप इनको थोड़ा देखिएगा। और उन दोनों केसेस में हमने काम किया है, वो टर्न्ड आउट टू बी मर्डर, और वो दोनों हिट एंड रन की वजह से डेथ हुई थी और अननोन व्हीकल इन्वॉल्व था। तो मुझे फिर अचानक से और हम मेरी पूरी टीम को ये एहसास हुआ कि जो भी हिट एंड रन के केसेस हैं जिसमें अननोन व्हीकल इन्वॉल्व हैं, उन सभी को पुलिस को बहुत सावधानी से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एंगल तो किसी भी पुलिसिंग एजेंसी के, मतलब हम लोगों के कभी दिमाग में ही नहीं था कि कोई भी सिर्फ पैसे के फ्रॉड करने के लिए इतने निचले स्तर तक गिर सकता है कि जो पोटेंशियल रखने वाले नौजवान लड़के हैं अच्छे खासे, उनको टारगेट करके उनकी हत्या करके और ये पैसे प्राप्त कर रहे थे। तो ये मेरे लिए शायद एक क्राइम थ्रिलर वाला जो मोमेंट था इस पूरे केस में। मैम, जैसा कि